फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने के बाद पता चल गया कि लाइट का बिहेवियर जो होता है वो दो तरह का होता है, पार्टिकल बिहेवियर होता है और वेव बिहेवियर होता है। दोनों को हमको एक साथ कंसिडर करेंगे, पार्टिकल बिहेवियर, वेव बिहेवियर, और साथ में जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को भी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो दिया है उसको भी कंसिडर करेंगे, तब जा कर के एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ का होगा। ठीक है ना। तो इस बेसिस पर जो है आइंस्टीन क्या किए कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन को मास जनरेट करने के लिए एक रिलेशनशिप, जब ये पता चल गया कि सारी चीज़ का डुअल नेचर है, तो डुअल नेचर को आपस में रिलेशन बनाने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली क्या किए, वेव नेचर और पार्टिकल बिहेवियर को आपस में रिलेशन दे दिया कि दोनों रहता है, हर चीज़ में दोनों रहता है, और ये जो पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन कैसे निकाला गया, प्लांक्स ने दिया है एच न्यू। प्लांक्स जो है एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिए, एच न्यू, और आइंस्टीन ने क्या दिया है, एम सी स्क्वायर। यही है ना। हाँ, दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों में आपस में रिलेशन बनेगा कि नहीं। हाँ, ये एच न्यू है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं, एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर भी सी है, इधर भी सी है, अब दोनों तरफ सी हो गया ना, एक सी तो कैंसिल हो जाएगा, है? तो एक सी बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है इसको हम इधर ले आएंगे, 1 बाय एम सी। तो लेमडा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आएगा, एच आएगा, आएगा ना। तो इस एच को हम इधर ले आते हैं। ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय एम सी, एच बाय एम सी। सी क्या हो गया, वेलोसिटी। सी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। अब है कि ये जो है सिर्फ माइक्रो पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर हम यहाँ पर सी रखते हैं, अगर हम इसको मैक्रो और माइक्रो दोनों के लिए यूज करना चाहें इस रिलेशनशिप को, तो हम इसको भी कर देंगे। तो मैक्रो एंड माइक्रो दोनों के लिए यूज हो जाएगा, क्योंकि सी तो यूज होता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए, और स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ माइक्रो पार्टिकल का होता है, मैक्रो का नहीं होता है। और जब हम भी कर देंगे तो जो वैल्यू रहेगा वो पुट कर देंगे, अगर माइक्रो का रहेगा तो सी का वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो नॉर्मल जो वेलोसिटी है वो पुट करेंगे इसमें। ठीक है। तो इसको ब्रॉड बनाने के लिए लेमडा इक्वल टू एच बाय एम बी हो गया। सी को हम सिर्फ बी से रिप्लेस कर दिए, ताकि हम इस फॉर्मूला को मैक्रो और माइक्रो पार्टिकल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते। अदरवाइज आता है हमारा रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन में हम सी देंगे सिर्फ माइक्रो के लिए अप्लीकेबल होगा, मैक्रो के लिए नहीं होगा। तो मैक्रो एंड माइक्रो दोनों के लिए अप्लीकेबल हो, इसके लिए ये, इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन। दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन। इसमें देख लो लेमडा क्या है, वेवलेंथ। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ना, ये वेवलेंथ हो गया। और वेवलेंथ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। वेवलेंथ जो है वेव के कैरेक्टर को बताता है ना, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ भी था ना वेव का। हाँ, और ये जो मास है क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल बिहेवियर। मास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल बिहेवियर। तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ से वेव बिहेवियर पता चलेगा और मास से पार्टिकल बिहेवियर पता चलेगा। सही बात समझ में? तो ये रिलेशन हो गया ना वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर में, दोनों में इन्वर्स रिलेशन। अगर मास बढ़ेगा तो पार्टिकल बिहेवियर बढ़ जाएगा, तो वेव बिहेवियर घट जाएगा। हम लोग का मास ज़्यादा है, इस चौक का मास ज़्यादा है, तो इसमें वेव बिहेवियर कम होगा। समझ गया ना? मास जितना कम होगा वेव बिहेवियर उतना ज़्यादा होगा, है ना? तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो वेव बिहेवियर, वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल, ठीक है ना? वेव बिहेवियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल बिहेवियर। समझ में आ गया ना? हाँ, ये क्लियर हो गया? ये रिलेशन है वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर में। तो पार्टिकल बिहेवियर बढ़ेगा तो वेव बिहेवियर डिक्रीज होगा, वेव बिहेवियर डिक्रीज करेंगे पार्टिकल बिहेवियर इंक्रीज करेगा। दोनों एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। तो माइक्रो पार्टिकल का मास बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसका वेव बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों का मास काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, या जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सब का मास काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण वेव बिहेवियर उसमें कम होता है। जो दिखाई नहीं देता है उसी में वेव बिहेवियर ज़्यादा है, और जो दिख रहा है उसमें पार्टिकल बिहेवियर ज़्यादा है। समझ में आ गया बात? इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, ठीक है ना? आ गया समझ में? अब इसी इक्वेशन में से, इस रिलेशनशिप में से, ये तो डी ब्रॉगली ने इक्वेशन को सामने लेकर आए थे ना, और इसी इक्वेशन से क्या किए आइंस्टीन जो है, इनसे पहले ही ये रिलेशनशिप वो नहीं बताए थे, डी ब्रॉगली बाद में बताया। इससे पहले आइंस्टीन जो है इस दोनों को आपस में कोरिलेट करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास को कंफर्म किया। इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकलेगा, यहाँ तक आया ये इलेक्ट्रॉन का मास हमको निकालना है, ये इक्वल हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? तो डी ब्रॉगली नहीं है, ये आइंस्टीन का वर्क है, इसमें अब डी ब्रॉगली हट जाएगा। दोनों है एक ही चीज़, वो भी वही काम किया, ये भी वही काम किया, ठीक है ना? तो आइंस्टीन जो है मास निकाल के निकला है, तो मास इधर है ना, ये सी इधर आएगा, एच बाय लेमडा सी इक्वल टू एम। तो इससे निकल गया ना मास। तुम्हारे पास वेवलेंथ है और स्पीड ऑफ लाइट है, तो मास निकाल सकते हो उस बॉडी का, किसी भी बॉडी का जिसमें वेव कैरेक्टर है, ठीक है? हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो मास, जब इलेक्ट्रॉन का स्टडी करेंगे तो ये मास किसका निकलेगा? इलेक्ट्रॉन का निकलेगा। हमको प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू मालूम रहता है, लेमडा पता है, सी तो याद ही रहता है, और लेमडा मालूम है कि किस वेवलेंथ का लाइट अभी इंसिडेंट है। तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, मास निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास उन्होंने थियोरेटिकली डिटरमाइन कर दिया इस रिलेशनशिप से। ये वर्क जो है आइंस्टीन का है, ठीक है? तो दोनों एक ही, दोनों जो है उसी से काम किए, एक ने दूसरा रिलेशन बताया, एक ने दूसरा रिलेशन है, दोनों एक ही चीज़, सेम फार्मूला में ही है, लेकिन दोनों अलग अलग इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने आए, ठीक है? आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो हम समझ गए कि डुअल बिहेवियर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जब तक डुअल बिहेवियर को कंसिडर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन का सारे प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको कंसिडर करना ही पड़ेगा, जैसे लाइट के केस में करते हैं उसी तरह से इसके केस में भी करते हैं, ठीक है? अब जो है इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट and compare the energies of the two radiation, one with wavelength of 400 nanometer and the other with 800 nanometer, ठीक है ना? दो रेडिएशंस है हमारे पास, यानी दो सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक सोर्स ऑफ एनर्जी का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है और दूसरे सोर्स का जो वेवलेंथ है वो 800 नैनोमीटर
अब हमको कैलकुलेट करना है कि एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? तो फर्स्ट के लिए हम लोग E1 ले लेते हैं। ठीक है, एच न्यू यहाँ तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा hc बाय लैम्डा। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना है 6.626, या शॉर्ट में 6.6 भी याद रख सकते हो, 10 टू द पावर -34 है, हाँ -34 जूल सेकेंड होगा। और c का वैल्यू कितना होता है SI यूनिट में? 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जूल सेकेंड है, जूल पर सेकेंड नहीं है। ठीक है, और वेवलेंथ कितना है? 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर है वो, तो SI यूनिट में नहीं है, उसको SI यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो SI यूनिट में लेंथ क्या होता है? मीटर में होता है। तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 टू द पावर -9 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा? ये सेकंड कट जाएगा, मीटर कट जाएगा, तो जूल बचेगा। सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर और मीटर भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? जूल। जूल क्या होता है? एनर्जी होता है ना। हाँ, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी आ जाएगा 4.97। ये कितना आएगा? 4 कैलकुलेट कैसे करेंगे? सारे पावर को एक साथ कर देंगे। आसान तरीका है क्या कैलकुलेट करने का? जैसे 6.6 हम रखे हुए हैं, ये जो 4 है इसको भी हम यहाँ रख लेंगे, इंटू 10 टू द पावर -34 है ना, और ये ऊपर में ही है 10 टू द पावर 8। ठीक है, उसके बाद हम इसको ले जाएंगे ऊपर। अच्छा, और तो ये 3 भी तो यहाँ तो बचा, 6.6 × 3। ठीक है, उसके बाद होगा 10 टू द पावर -34, 10 टू द पावर 8 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा कि नहीं? ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। yes. और ये 400 है, इसका 10 स्क्वायर होगा। 400 में 10 स्क्वायर है ना, 100 को निकाल देंगे 400 से, हम यहाँ 4 लिखे हैं ना, तो 4 से 100 को बाहर कर दिया ना, तो 10 स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं? yes. तो 10 स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 होगा। ठीक है, अब इधर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कितना आएगा? 19.8/4 आएगा, इंटू 10 टू द पावर -34 + 8 + 9 -2, यही ना होगा। अब इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 4 4 या 16 होगा ना। हाँ, उसके बाद पॉइंट यहाँ पर 3 आएगा, 3 8 9 टाइम्स लगेगा, 2 आएगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर, और क्या होगा? 8 9 17 हो गया, और इधर 36 हो गया। 36 में 17 माइनस करो, कितना आएगा? 9 में एक गया 1। ठीक है, तो 10 टू द पावर -19 जूल। 4.95 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ठीक है ना। तो कभी भी जो है, और एक बात याद रखना, अब हायर क्लास में आ गए हो, डेसिमल हटाने की कभी कोशिश नहीं करना। डेसिमल हटाओगे तो और लंबे खर्चे में चले जाओगे, समझ गया ना। तो डेसिमल कभी हटाने की कोशिश नहीं करोगे, डेसिमल में ही डिवाइड करो, डेसिमल में ही मल्टीप्लाई करो, तो काम जल्दी होगा। और डेसिमल जैसे हटाए ना, तो फिर चले गए, जाते रहिए फिर, समझ गए ना, चलते रहिए। तो इसलिए डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का डिवीजन पे तुम्हारा कमांड होना चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल बनाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये हमारा E1 निकल गया। इसी तरह से हम E2 भी निकाल लेंगे।
E1 हम किसके लिए ले लिए, पहला के लिए, इसके लिए, है ना। तो यानी 400 नैनोमीटर वाले का जो रेडिएशन आएगा उसका एनर्जी कितना होगा, 4.95 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना एनर्जी मिलेगा। ठीक है, आया बात समझ में, इतना एनर्जी कंटिन्यूसली उसके ऊपर गिरते रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग सेकेंड केस है, तो उसको हम E2 मान लिए, या आइडेंटिफाई करना है दूसरे तरीके से, तो E1 E2 नहीं मान करके, तो अगर 400 नैनोमीटर का कैरेक्टरिस्टिक देना है तो E400 लिख दो, तुम्हारा अपना है, जैसा सिंबल यूज करना चाहो। दूसरे के लिए हम लोग 800 के लिए निकाल रहे हैं तो E2 नहीं लिख करके 800 लिख देंगे। समझ में आ गया कि किसके लिए हम एनर्जी निकालेंगे। तो अपना तुम सिंबल डिवाइस कर सकते हो जैसा तुम्हारा, ठीक है ना, अपने अपने सुविधा के हिसाब से। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा एच न्यू, फिर एच सी बाय लैम्डा, फिर से वही सारे चीज़, सारे वैल्यू को पुट करेंगे। एच का वैल्यू कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरा कितना है वेवलेंथ 800 नैनोमीटर, तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻9 से कैलकुलेट कर देंगे। उसी तरह से फिर सारे पावर को एक साथ कर दोगे और बाकी को इस दोनों को गुना कर दोगे, बन जाएगा 6.6 इंटू 3/8 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 9 और ये -2। ठीक है, तो आ गया ऊपर 19.2/8 इंटू 10⁻⁻34, वही चीज़ है ना, 9/17 सेम चीज़ ही है। यहाँ भी वही हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16 होगा एंड 8 4 जा 30 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो दोनों का एनर्जी निकल गया, ये 2.4 है और पहला वाला कितना है 4.95। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसके पास एनर्जी कम है। 800 नैनोमीटर के पास कितना एनर्जी है, 3.4 इंटू 10⁻⁻19, और 400 नैनोमीटर वाले के पास 4.95 इंटू 10⁻⁻19। तो जिसका वेवलेंथ कम है एनर्जी उसके पास ज़्यादा है। समझ में आ गया बात है। तो अब ये रिश्ता क्या है दोनों के बीच में, ठीक है, डबल है ना ये एनर्जी इसका। 2.4 में 2 मल्टीप्लाई करो तो लगभग इतना आ जाएगा। 2.4 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आएगा, 8.8 आएगा, कितना आएगा 4.8 आएगा। 2.4 में 2 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4. है ना, 4.8 आएगा। ये कितना है 4.95 है। दोनों में मल्टीप्लाई तो सेम फैक्टर से है ना, 10⁻⁻19, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या होगा, ये डबल हो गया कि नहीं लगा, हैं, समझ गया है। तो हम लोगों को अब रिश्ता निकालना है, क्या करेंगे, E1 बाय E2 इक्वल टू 4.95 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2.4 इंटू 10⁻⁻19। ये और ये कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, हम नेगलेक्ट कर दिए उसको। ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1 कुछ आएगा, पॉइंट वाले को हम नेगलेक्ट कर दिए, तो कितना आ गया 2 आ गया ना। तो रिलेशन क्या हो गया, E1 इक्वल टू 2E2, मतलब क्या हो गया, सेकेंड वाला जो है 800 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर में जितना एनर्जी है उसका डबल एनर्जी 400 नैनोमीटर।
E1 इक्वल टू 2E2। समझ में आ गया? So first radiation is more energetic than the second radiation। ठीक है, first radiation is more energetic, first radiation is double energetic than the second one। यही हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट यही लिखना है।